हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। यह शिक्षण कौशल से रिलेटेड है और शिक्षण कौशल शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये एमपी में जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें भी, डीएसएसबी में और भी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षण कौशल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और इससे लगभग हर परीक्षा में एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मूल्यांकन से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने मूल्यांकन के टॉप 25 क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बीटीसी में भी पूछे गए हैं। तो इसके बाद और भी अगर कोई क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में दे दूंगा। आज आप लोग इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ परिभाषाएं थी जो 1 या 1.5 लाइन की हो गई हैं। नहीं तो बाकी सभी क्वेश्चन आपको 1 वर्ड में उनके आंसर मिल जाएंगे, आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन परिभाषाएं भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ दी जाती हैं, तो आप उन सभी परिभाषाओं को भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ यहाँ नीचे लगे रेड बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व व रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसी को मूल्यांकन कहते हैं। क्या होता है मूल्यांकन? मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जाता है, उसके व्यक्तित्व व रुचियों का अध्ययन किया जाता है, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि मूल्यांकन की परिभाषा बताइए। तो आप अगर इतना लिख देंगे कि व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन मूल्यांकन कहलाता है, तब भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मूल्यांकन का। इसका दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन किसे कहते हैं? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने मूल्यांकन की एक और परिभाषा इसलिए लिख दी है कि आप कंफ्यूज ना हो। क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक व छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक व छात्र शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने के बारे में निर्णय करते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। इसका चौथा क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? तो मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है कि शैक्षिक स्तर की जांच की जा सके कि छात्रों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, उनकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनके स्तर का पढ़ाया जा रहा है या नहीं, शिक्षक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसीलिए शैक्षिक स्तर की जांच के लिए प्रशासनिक आवश्यकता हो गई है मूल्यांकन की। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर पटेल ने कहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी होती है। कैसी होती है? चतुर्मुखी होती है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए लिख दिया है कि डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी होती है। इसका 6 क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं? तो शैक्षिक मापन के कुल 4 स्तर हैं, शाब्दिक, क्रमित, अंतराल व अनुपात। शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और चौथा है अनुपात स्तर। इसका 7वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग होते हैं? तो मूल्यांकन के लिए छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग चेक किए जाते हैं, क्या क्या चेक किया जाता है? तो एक हो गया ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यता व बुद्धि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 1 या 2 चीज़ें, 2 अंक पूछे जा सकते हैं। क्या क्या? ज्ञान है, कुशलता है, रुचि है, योग्यता है और बुद्धि है। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते रहिए और लास्ट तक सभी क्वेश्चन आप देखते रहिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताइए। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन होता है मूल्य प्लस अंकन, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इवैल्यूएशन, ये किससे मिलकर बना है? वैल्यू से। और ये होता है असेसमेंट।
मूल्य प्लस अंकन, इससे मिलकर बना है मूल्यांकन शब्द। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष होता है स्वाभाविकरण करना। क्या? स्वाभाविकरण करना मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष होता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन क्या होता है। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत, मात्रा या अंकों में प्रदर्शित करता है। मापन क्या चीज़ होती है? मापन एक ऐसा मूल्यांकन का ऐसा भाग होता है जिसमें हम ये पता करते हैं कि प्रतिशत में है या मात्रा में या अंकों में किस तरह से दिया हुआ है। और मापन जो होता है ये सदैव मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक, मतलब कि मात्रा के रूप में होता है। मात्रा दर्शाता है कि प्रतिशत में है या नेगेटिव में है या अंक में, किस तरह से। शैक्षिक मापन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बालक की शैक्षिक योग्यताओं को प्रतिशत व मात्रा अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे शैक्षिक मापन कहते हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। परीक्षण क्या होता है? किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही परीक्षण कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको वन वर्ड में ही दिए हैं। इसका 12वां क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है। तो अच्छे परीक्षण के लिए क्या आवश्यक है? संप्रयोजन और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। एक तो संप्रयोजन होना चाहिए, सही प्रयोजन होना चाहिए परीक्षण का, और दूसरा ये उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण, आप इनमें से एक भी लिख देंगे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है। तो परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। परीक्षण का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन क्या है। सतत मूल्यांकन छात्र के शैक्षिक कौशल की जांच, प्रतिभा या तिथिवार करना। सतत मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें आपका टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। आप इतने बीच में पढ़ाया हुआ अच्छे से तैयार कर लें और ये एग्ज़ाम हर इतने समय के बाद होगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है। सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। सतत से आपको समझ में ही आ रहा होगा, सतत का मतलब निरंतर होता है। तो सतत मूल्यांकन कैसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं। सतत मूल्यांकन को ही निरंतर मूल्यांकन योजना कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन की विधियों का नाम बताओ। तो सतत मूल्यांकन की विधियों के नाम क्या हैं? एक तो मासिक एग्जाम, मासिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, सत्र परीक्षा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपसे हर वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, जिससे आप लोगों की तैयारी होती रहती है। तो दोस्तों, आज का आपका क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धिलब्धि कितनी होती है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, ये आपको बताना है। कितने से कितने के बीच के बुद्धिलब्धि के बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, ये आपको बताना है। याद कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन, और इसका आंसर वीडियो पूरी देख के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है कि प्रतिभाशाली बालकों का IQ लेवल कितना होता है, बुद्धिलब्धि कितना होता है। इसके बाद 18वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोध क्या है। किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता बोध कहलाती है। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान होना किसी चीज़ का। तो किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता जो होती है, इसी को बोध कहते हैं। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की क्या विशेषता होती है? इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होते हैं। जैसे कि आपको पता है UPTET का एग्ज़ाम होता है, ये सब वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम में आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप की क्या विशेषता होती है आप लोगों को पता होगी। इसकी विशेषता होती है कि उत्तर इसका एक निश्चित उत्तर होता है, ऑब्जेक्टिव में ही से आंसर होगा। और दूसरी चीज़ होती है संक्षिप्त में, आपको सिर्फ टिक लगाना होता है, कुछ लिखना नहीं होता है, या अगर लिखना भी होता है तो आपको सिर्फ एक वर्ड में देख के आंसर लिख देना होता है कि ये इसका ऑप्शन सही है। अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया शिक्षक भर्ती परीक्षा में। इसमें आपको अतिलघु प्रश्न लिखने हैं
और अतिलघु के दोष क्या होते हैं अतिलघु परीक्षा के, जो कि आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा अतिलघु क्वेश्चन में ही होगी। तो इसके कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं? एक तो आपका उत्तर निश्चित नहीं है, उत्तर चेंज भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टीचर अलग आंसर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट अलग आंसर हो सकता है। तो उत्तर निश्चित नहीं होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर संक्षिप्त नहीं हो सकते हैं, मतभेद रहते हैं। ये इसके दोष होते हैं। इसके बाद अगला है 20वां क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक दोष बताइए। तो इसमें नकल की संभावना बनी रहती है, यही इसका एक दोष है और कोई दोष नहीं है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता बताइए। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है? वैधता और विश्वसनीयता, ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। एक तो वैधता होती है, दूसरी विश्वसनीयता होती है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना क्या कहलाता है। तो समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना परिकल्पना कहलाती है। क्या होती है? परिकल्पना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसे लास्ट में रखा है कि आप लोग नोट कर लें, याद करते चलें। परिकल्पना क्या होती है? समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना परिकल्पना कहलाती है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ, अतिलघु, लघु और दीर्घ। वस्तुनिष्ठ यूपी टेट में आता है और सभी एग्जाम्स में आता है। अतिलघु जो है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में केवल पूछा गया है। और लघु क्वेश्चन और दीर्घ, ये 4 तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यही होते हैं। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, जब परीक्षण करने में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो इसे क्या कहते हैं। जब बार बार परीक्षण किया जाता है और उसके बाद भी एक जैसा आंसर आए उसका, तो इसका मतलब होता है विश्वसनीय। ये जो इसका मतलब क्या हो गया कि विश्वसनीय है। जब बार बार हर तरह से परीक्षण कर लिया गया और फिर भी आंसर उसका सेम आ रहा है, तो यानी कि उसकी विश्वसनीयता बरकरार है, उसका आंसर सही है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का कि औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। बुद्धिलब्धि से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, इसीलिए मैंने आपसे आज बुद्धिलब्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इससे आपके बुद्धिलब्धि के सभी याद हो जाएंगे कि कितने से कितने बुद्धिलब्धि का कौन बालक होता है। तो औसत बुद्धि का कितना, 90 से 110 बुद्धिलब्धि का बालक औसत बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही टॉप 25 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं, ये आज की वीडियो में ख़त्म होते हैं। इसके बाद अगर कोई और मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में रख के आपको बता दूंगा। आज आप लोग इन 25 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ मैं डेली आपको PDF फाइल प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और वीडियो ना देखी हो तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको यहाँ 3 वीडियो दिख जाएंगी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।